हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर 2 अम्ल क्षारक और लवण के अगले भाग को हम करने जा रहे हैं, जिसमें इससे पहले हम अम्ल क्षारक के विषय में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लवण को अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, लवण क्या है करके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तब तक, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए, चैप्टर 2 का इजीली समझ जाए और पेपर में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस को करते टाइम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो टॉपिक हमारा है आज लवण। आज सब लवण से स्टार्ट। तो लवण क्या होते हैं आपके, पहले ये जानना जरूरी है हमें कि लवण होते क्या हैं। तो लवण क्या होते हैं, थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा है क्लास में अपनी कि लवण क्या है। लवण उदासीन यौगिक होते हैं। देखो परिभाषा हमने लिखी रखी है आपके सामने, स्क्रीन पे आ गई है तो आप देख सकते हैं इजीली। लवण क्या होते हैं, उदासीन यौगिक होते हैं जिसका पीएच क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, जिसका पीएच क्या होता है, 7 होता है। और कैसे प्राप्त किया जाता है, अम्ल और क्षारकों के मध्य क्या करके अभिक्रिया करके लवण बनाए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अम्लों का पीएच क्या होता है, 7 से कम। 7 से कम होगा तो, अगर ये पीएच स्केल है, ये बीच में 7 है, 7 वाले क्या होते हैं, ये होते हैं लवण। 7 से ज़्यादा होंगे तो क्षारक। कहाँ तक, 14 तक। और 7 से कम होंगे तो अम्ल। ठीक है, कहाँ तक जी, समझ में आ रहा है। इस प्रकार से जो 7 वाला होता है, ये क्या होते हैं, लवण होते हैं। तो यहाँ ये चीज़ समझ में आ चुकी है आपको। क्या लवण क्या होते हैं, लवण उदासीन यौगिक होते हैं जिनका पीएच 7 होता है। अम्ल और क्षारकों के मध्य अभिक्रिया करके लवण प्राप्त किए जाते हैं। ठीक हो गया, चलिए तो सारा हटा देता हूँ मैं। साथ के साथ नोट्स भी तैयार करते रहा कीजिए, शॉर्ट नोट्स कराते हैं हम। तो अगर आप कॉपी लेके बैठेंगे साथ में, पहले एक बार वीडियो को देख लिए, दोबारा जब आप नोट्स बनाने हैं तो दोबारा वीडियो को जाके नोट्स बनाते हुए चलिए साथ में, तो आपको बहुत जल्दी आएगा और आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, और साथ ही अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जब आप अगर कुछ सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों को सिखाने की जिम्मेदारी भी किसकी है, आपकी बनती है। ठीक है, आपको अकेले आगे नहीं बढ़ना है, अपने साथ के अपने मित्रों को भी साथ में लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्या करें, शेयर कर दिए। चले शुरू करते हैं, आगे बढ़ते। देखो हम लवण समझ में आ गया। लवण की दूसरी परिभाषा इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, लवण रासायनिक विज्ञान, ये अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से बनते हैं। बात एक ही, किसी तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं इसको आराम से। तो ये समझ में आ चुका है आपको। अब बढ़ता हूँ मैं आगे। ठीक है, लवण क्या होते हैं समझ में आ चुका है। ठीक हो गया। अब लवण का निर्माण कैसे किया जाता है, सबसे पहले आप जानेंगे लवण का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, लवण का निर्माण कैसे किया जाता है ये जानना है हमने। इससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, हमने लवण तो ले लिया, लवण में है क्या क्या लवण। लवण आपका देखिए, जो एक मिनट बैक चलता हूं मैं, देखो यहाँ पे लवण क्या है, नमक। आपने देखा है साधारण नमक क्या है, साधारण नमक। या आप घरों में डेली यूज होता है। ठीक है, सभी के घरों में होता है। तो नमक क्या कहते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, एक लवण है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, एक लवण होता है। ठीक है, क्लियर हो चुका है। सोडियम क्लोराइड कह देंगे। दूसरा आपका क्या होता है, अमोनिया है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, अमोनियम क्लोराइड, इसको क्या कहते हैं, NH4Cl। ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। हमने एग्जाम्पल नहीं दिया था, एग्जाम्पल अब आपको समझ में आ गया। लवण क्या होते हैं, लवण एक उदासीन यौगिक है जिसका पीएच क्या होता है, 7 होता है। और ये क्या होता है, अम्ल और क्षारकों के मध्य अभिक्रिया करके प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ चुका हमें। आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देता हूँ। आगे है लवणों के निर्माण। देखो लवणों का निर्माण अनेक प्रकार से किया जाता है। ठीक है, लवणों का निर्माण कैसे किया जाता है, अनेक प्रकार से किया जाता है, जिसमें से मेन क्या है, अम्लों की क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके। ठीक है, अम्लों की अगर क्षारकों के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, हमें लवण प्राप्त होता है। ठीक है, अम्लों की होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब क्या है, अम्ल हैं आपके। ठीक है,
तो इनके साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? हमें प्राप्त होता है लवण। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल की क्षारक के साथ करनी है ना, तो अम्ल ले लीजिए, HCl ले लो या वो ले लो। चलो एक मिनट ना, पेन चेंज कर लेते हैं, ये लिखो। क्या करेंगे देखो, अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कर दे रहा हूँ अभिक्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, प्लस किसके साथ करें, HCl के साथ कर दीजिए। क्या बनेगा, Na किसको करेगा विस्थापित, Na यहाँ से करेगा विस्थापित H को, तो ये बन जाएगा, किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ, तो NaCl बनेगा, प्लस हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, जल बनेगा, क्या, H2O। ठीक है, ये अभिक्रिया बनेगी क्या, ये क्या है, क्षारक है, ये अम्ल है। क्षारक और अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, लवण मुक्त होता है। ये अभिक्रिया, ये पीछे भी आपने अम्लों के गुणधर्म में भी आपने क्या ये चीज़ सीखी है। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ जाके आप पूरी वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, कई बार कास्टिक सोडा कहता है, इसका मतलब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पे सोडियम क्लोराइड, इसको क्या कहते हैं, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, और क्या प्राप्त होता है हमें, जल प्राप्त होता है। ठीक हो गया, ये आपकी क्या है, अम्लों की क्षारक, अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, तो अम्ल की अगर धातु के साथ अभिक्रिया करें तो धातु ले लेते हैं कोई भी, जैसे धातु लेते हैं हम, मैग्नीशियम ले लेते हैं Mg, प्लस किसके साथ करेंगे, H2SO4 के साथ कर दिया, H2SO4 ले लेता हूँ, HCl हमने ऊपर लिया है तो यहाँ पे हम ले लेंगे। ठीक है, क्या बनेगा, MgSO4 बन जाएगा, MgSO4 प्लस क्या बचा, हाइड्रोजन बचा और ऑक्सीजन बचेगा ना, हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। रासायनिक समीकरण संतुलित करना आपको आता है, इसलिए मैं संतुलित नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, आप कर लीजिए, या कर देता हूँ। चलो, तो क्या करना है देख लेते हैं किसका है, ये तो संतुलित है पूरी ऑलरेडी। कैसे है, हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन के दो, सल्फर का एक, सल्फर के, ऑक्सीजन के चार, और ऑक्सीजन चार और एक पाँच, नहीं एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे। ठीक है, तो संतुलित करना है हमें, तो चार और एक पाँच है, यहाँ चार है, और Mg का एक, Mg का एक। ओके, तो हमें सिर्फ ऑक्सीजन का पहले बैलेंस करना है। हो गया, तो ऑक्सीजन का आपको को, अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, ये होगा, अम्लों की, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, धातुओं के अम्लों के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा सिर्फ हाइड्रोजन गैस, ध्यान हमने पिछली वीडियो में बताया था, ऊपर वाला ध्यान में रहा। ठीक है, चलिए, अम्लों की धातुओं के साथ भी कह रही है तो क्या बनेगा, Mg प्लस H2SO4, क्या बना, MgSO4 प्लस H2। इसी प्रकार एक और अगर चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे दूसरी, Mg प्लस Cl2, नहीं HCl, क्या बनेगा, MgCl2 प्लस क्या होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो ये समीकरण आपकी बनेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड क्या होता है, जैसे ZNO जिंक ऑक्साइड होता है, धात्विक ऑक्साइड हो गया, इसकी किसी अम्ल के साथ कर देंगे। ठीक है, तो मान लो H2SO4 ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ZNO जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड की किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, जिंक ऑक्साइड की, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को हटा देगा यहाँ से, सल्फ्यूरिक आयन के साथ खुद जुड़ जाएगा, तो ZnSO4 बन जाएगा। जिंक सल्फेट जिसे कहते हैं, ZnSO4। ठीक है, ZnSO4 बनेगा, प्लस क्या बचा अब हमारा, हाइड्रोजन बचे, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपने क्या करना है, यहाँ पे अभिक्रिया बना दी। इसी प्रकार देखो, जिंक ऑक्साइड की क्या करूँ, HCl के साथ करके देख लीजिए, क्या बनेगा, ZNO, ठीक है, प्लस HCl, क्या बनेगा देखो, Zn क्या करेगा, क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, ZnCl2 प्लस क्या बचा, H2। ठीक है, संतुलित करेंगे तो हाइड्रोजन के दो, इधर राइट साइड में दो है, लेफ्ट साइड में एक है, तो यहाँ दो कर दिए, क्लोरीन के दो, क्लोरीन के, जेड का एक, जिंक का एक। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे, ये H2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है? और
एक मिनट, सॉरी। देखो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, अम्ल धातु के ऑक्साइडों के साथ जब अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, हमें जल प्राप्त होता है लास्ट में, ठीक है। सॉरी, ये छूट गया था हमारा क्या। अम्ल के साथ धातु के ऑक्साइडों की अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, और लवण के साथ जल प्राप्त होगा हमें, ठीक है। तो ये होगा अभिक्रिया। तो अब ये है आपकी जिंक ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो जिंक सल्फेट, और क्या बनेगा, जल बनेगा। समीकरण को देख लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। जिंक ऑक्सीजन का 4 और 1 5, इधर भी 4 और 1 5, हाइड्रोजन के दो, सल्फर का 1, सल्फर का, तो ये संतुलित है, ये संतुलित है, ठीक है। इसमें भी चेक कर लीजिए आप, देखो संतुलित हम इसको कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारे ये भी हो गया। तो अम्लों की क्षारकों के साथ अभिक्रिया समझ में आ गई आपको। पिछली वीडियो में हमने डिटेल में कहा है, अगर कोई डाउट लग रहा है तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, अम्ल की जब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है भैया, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारा क्या बनता है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। अम्ल धातु के साथ करेगा तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, ठीक है। और ये हमने बना दिया। उसी के साथ अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, जब अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा, देखो हमें लवण बनेगा और जल प्राप्त होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिए, लवण और जल प्राप्त होगा कब, धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया होगी अम्ल की। तो इसी प्रकार देखो, अम्ल के साथ धातु कार्बोनेटों की अभिक्रिया, ठीक है। अम्ल के साथ धात्विक कार्बोनेटों की अभिक्रिया या धातु कार्बोनेटों की अभिक्रिया, तो देख लेते हैं क्या। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 है, ठीक है। क्या कहते हैं इसे हम, सोडियम कार्बोनेट प्लस किसके साथ कर लेते हैं, HCl के साथ कर लीजिए। क्या बनेगा, देखो Na किससे जुड़ जाएगा, Cl से, तो NaCl बनेगा, प्लस जाएगा साथ में कार्बन और ऑक्सीजन है तो CO2 हो जाएगा, और क्या बच रहा है, H2, H और O बच रहा है तो H2O भी बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा। CO2 में एरो इसलिए लगाया क्योंकि CO2 क्या है, गैस है, ठीक है। तो अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। ये भी हमने पिछले अम्लों के रासायनिक गुणधर्म में हमने पढ़ा हुआ है पिछली वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ चुका है। कोई भी डाउट है तो वीडियो को एक बार रिपीट जरूर कीजिए, हो सकता है आपको एक बार में थोड़ा समझने में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो वीडियो को रिपीट करना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अम्ल के साथ धात्विक हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया, ठीक है। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, तो ठीक है, अम्ल ले लेते हैं कोई सा भी, ठीक है, और धात्विक हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। धात्विक हाइड्रोक्साइड क्या होता है, देखो धात्विक हाइड्रोक्साइड में हम ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड, ZnOH का होल ट्वाइस, प्लस H2SO4 के साथ कर दिए तो क्या होगा, जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को हटाएगा, जिंक खुद उसकी जगह पे आएगा तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस, अब क्या बचा हुआ आपको, सीधी सी बात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा तो क्या बनेगा, जल बन जाएगा, H2O, ठीक है। तो क्या अम्ल धात्विक हाइड्रोक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल प्रदान करते हैं, ठीक है। तो लवण ऐसे भी प्राप्त किया जाता है। तो जिंक, ये क्या है, जिंक सल्फेट, ZnSO4 क्या होता है, जिंक सल्फेट, और H2O क्या है, जल है। अब इसको क्या करना, हमने संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए आप क्या करोगे, देखो संतुलित करने के लिए देखिए, जिंक का एक, हाइड्रोजन के दो और दो चार, यहाँ केवल दो हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दो लगाने की जरूरत है, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इधर चार, इधर दो, चार इधर एक, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, दो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए करते हैं सिंपल। हमने क्या करना है, यहाँ पे दो लगा देना पहले, तो हाइड्रोजन के चार हो गए। अब यहाँ हाइड्रोजन के दो और दो चार हो गए, बराबर हो गए, जिंक का एक, ऑक्सीजन के दो और चार छः, चार और दो छः हो गए। इसी प्रकार हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन के दो, चार और चार ये हो गए, सल्फर का एक, सल्फर का एक, क्लियर हो गया। ऑक्सीजन के तो हो ही गए थे, तो ये हमारा संतुलित हो गया समीकरण, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट लग रहा है वीडियो को एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। हम लोगों की धातुओं के साथ अभिक्रिया क्या होती है, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की, धात्विक हाइड्रोक्साइडों की अभिक्रिया करने पे क्या होता है, हमें लवण और जल प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो लवणों के प्रकार, लवणों को कई प्रकार से बांटा गया है, निम्न प्रकार से, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ क्या है। नंबर एक, उदासीन लवण, ठीक है।
लवण क्या है, उदासीन लवण। लवण को कई प्रकार से बांटा है, ये लवण है आपके चार, ठीक है, 4-5 प्रकार के। आगे आपको डिटेल में अच्छे से पता चल जाएगा कैसे हैं, वो भी पता चल जाएगा। तो नंबर 1 उदासीन लवण। उदासीन लवण क्या होते हैं, जब एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, ठीक है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, मैंने प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया, अगर आपको नहीं पता है तो आप वहां जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार में आपस में अभिक्रिया हो तो उदासीन लवण बनते हैं, ठीक है। अगर प्रबल अम्लों के बीच और प्रबल क्षारों के बीच अभिक्रिया होगी तो क्या बनेंगे, उदासीन लवण बनेंगे, ठीक है। कैसे लवण बनेंगे, उदासीन लवण बनेंगे। जैसे क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, ठीक है, साधारण नमक। उसी प्रकार पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसका फॉर्मूला क्या है, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। ये क्या है, ये दोनों क्या है, उदासीन लवण है। ये दोनों क्या है, उदासीन लवण है, सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। समझ में आ गया होगा। उदासीन लवण क्या होते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच अभिक्रिया करेंगे तो हमें कौन से लवण प्राप्त होंगे, उदासीन लवण। और जिसका उदाहरण क्या है, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसमें नंबर 2 है अम्लीय लवण, ठीक है, अम्लीय लवण। तो इसमें जैसे नाम से पता चला अम्लीय होगा, इसमें अम्ल की मात्रा अधिक होगी। तो क्या है, देखो परिभाषा देख लेते हैं क्या है, जब एक दुर्बल क्षार, ठीक है, अब दुर्बल क्षार आ गया। दुर्बल क्षार भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, ठीक है, अगर नहीं देखी तो वीडियो को जरूर देखिए पिछली वाली को, ठीक है। दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार, ठीक है, अगर दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल के बीच अभिक्रिया कराई जाए, ठीक है, एक दुर्बल क्षार हो और प्रबल अम्ल हो, तो ऐसी अभिक्रिया क्या होगी, अम्लीय अभिक्रिया बनेगी। तो उसमें क्या प्राप्त होगा, हमें अम्लीय लवण प्राप्त होगा, ठीक है, अम्लीय लवण प्राप्त होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, अम्लीय लवण। मतलब जो आपका क्षारक है वो दुर्बल हो और अम्ल क्या हो, आपका प्रबल हो, इनके बीच अभिक्रिया कराई जाए तो आपको क्या प्राप्त होगा, अम्लीय लवण प्राप्त होंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, अम्लीय लवण है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, अम्लीय लवण है। इसी प्रकार अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl, ये भी क्या है, आपका अम्लीय लवण है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो चुका है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों क्या हमारे अम्लीय लवण है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। साथ के साथ मैंने उनके फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, आप इनको भी नोट करते जाइए, कंफ्यूज ना रहें आप, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जैसे अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखिए या सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इसलिए क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेनी है पहले ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तीसरा है दोहरे लवण, ठीक है। दोहरे लवण क्या है, देखो, दो भिन्न भिन्न लवणों के एक साथ क्रिस्टलीकरण से बने लवण को दोहरा लवण। दोहरा लवण क्या होता है, यहाँ पे दो लवणों को एक साथ क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टल क्या होता है, देखिए चीनी का क्रिस्टलीकरण का मतलब है, जैसे आपने चीनी के दाने देखे होंगे घरों में, चीनी के, नमक के, ये सब क्या है, क्रिस्टलीय दाने हैं, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं उसे, क्रिस्टलीकरण कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टल होता है, उसमें क्या होता है, पानी की मात्रा होती है और कुछ उसमें भाग क्या होता है, लवण का होगा, तो ये क्रिस्टल हो गया, ठीक है। क्रिस्टल में कुछ भी पदार्थ का भाग हो सकता है, पानी के उसमें क्रिस्टल बने होंगे उसके, ठीक है, तो उसे कहते हैं क्रिस्टलीकरण। जैसे चीनी होती है, आप समझ में आ गया होगा। तो दो विभिन्न लवणों के एक साथ क्रिस्टलीकरण से बने लवण को क्या कहते हैं, दोहरा लवण कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, एक फिटकरी। फिटकरी आपने देखा होगा, नाई की दुकान में आपने देख रखी होगी या घरों में भी आपने कहीं देखी होगी, ठीक है। फिटकरी एक सफेद रंग का पदार्थ होता है, ठीक है, जो क्या होता है, कटने वटने में, घाव को भरने में, सेविंग करते टाइम जो घाव हो जाते हैं उनको, उनके इन्फेक्शन को बचाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, फिटकरी है। इसका नाम क्या है, पोटास एलम, ठीक है, क्या नाम है इसका, पोटास एलम। और इसका जो फॉर्मूला है यहाँ लिखा नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ, चलो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पोटास एलम का K2SO4, पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, K2SO4, K2SO4 इंटू Al2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस। इसको मैं कर देता हूँ, समझने में दिक्कत होगी आपको, ठीक है। Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू क्या होगा, 24H2O। ये होता है फिटकरी का फॉर्मूला, क्या, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो ये 24H2O क्या दिखा रहे हैं कि इसमें क्या है, 24 अणु किसके हैं, 24 अणु है हमारे
जल के, पानी के, जल, ठीक हो गया, ये समझ में आ गया। 24 अणु किसके, हमारे जल के हैं इसमें। इस समीकरण पदार्थ के अंतर्गत कितना है, 24 अणु क्या रहेंगे एक कण में, एक अणु में 24 अणु किसके होंगे, जल के होंगे, ठीक है। तो दोहरे लवण होंगे, क्या होंगे, जब दो लवणों को एक साथ क्रिस्टलीकरण हो जाए, ठीक है, क्रिस्टलीकरण से बने लवण को क्या कहेंगे हम, दोहरे लवण कहेंगे। ये 3 प्रकार के हमने लवणों की बात कर ली है। और उदाहरण क्या है दोहरे लवण का, फिटकरी, ठीक हो गया। बढ़ते हैं आगे। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है, पोटास एलम, और रासायनिक सूत्र है इसका K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। ओके, बढ़ते हैं आगे। नंबर 4 है पे आता है आपके जटिल लवण, ठीक है। ये क्या है, जटिल लवण है। कैसे लवण, ऐसे लवण जिनमें केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर अन्य अणु या आयन उप सह सहयोगी बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जटिल लवण कहते हैं, ठीक है। जटिल लवण, ठीक है, क्या होता है, जिनमें केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर, ठीक है, जो धातु आयन है उसके चारों ओर क्या होता है, अन्य परमाणु या आयन उप सह संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, उप सह संयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, लवण कहते हैं, ठीक हो गया। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये क्या है आपका, जटिल लवण है। इसका फॉर्मूला क्या है, K4FeCN6, ठीक है, K4FeCN6, ठीक हो गया। तो ये क्या है आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अगर कोई डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, ठीक है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की क्या हमें बहुत ही ज़रूरत है। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें क्या करता है, मोटिवेट रखता है नई नई और मेहनत करने के लिए नई वीडियो पर, ठीक है। चलिए जल्दी से आप एक लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे। देखो अब आते हैं लवणों के गुण, ठीक है, लवणों के गुण क्या होते हैं, तो ठीक है। तो लवणों के पहले क्या, लवणों के भौतिक गुण, पहले तो भैया लवण क्या होते हैं, स्वाद में खारे होते हैं। कुछ लवण क्या होते हैं, स्वाद में खारे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, ठीक है। खारे कौन से होंगे, जो क्या होंगे, अभी पीछे 4 प्रकार के बताए थे, ठीक है, जो क्या होंगे, उदासीन लवण होंगे वो खारे हो जाएंगे, ठीक है। कड़वे कौन से होंगे, कड़वे हो जाएंगे जिनमें क्या क्षार की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, प्रबल क्षार होते हैं जिसमें ज़्यादा, तो वो हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ मीठे, मीठे कौन से हो जाएंगे, जो अन्य प्रकार के होते हैं, जैसे अम्ल जिसमें थोड़ा मिक्स होगा, ज़्यादा अम्ल ज़्यादा होगा, प्रबल प्रबल लवण जिसे कहेंगे, ठीक है, प्रबल अम्ल और क्षारक के उससे बनना था, पीछे हमने पढ़ रखा है, क्लियर है। ये देखिए आ गया, ये क्या नाम है इनका, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या होंगे, थोड़ा मीठे हो जाएंगे आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो स्वाद समझ में आ गया। घुलनशीलता, क्या कुछ लवण पानी में घुलनशील होते हैं जबकि कुछ अघुलनशील होते हैं, ठीक है। कुछ तो इजीली क्या होते हैं पानी, ठीक है, लेकिन कुछ क्या होते हैं, कुछ पानी में घुलते नहीं है। उसके अलावा विद्युत चालकता, जलीय विलयन में आयनों की उपस्थिति के कारण लवण विद्युत का सुचालक होते हैं, ठीक है। अगर आप क्या कहते हैं लवण की क्या, लवण का जलीय विलयन बनाएंगे और उसमें क्या होगा, उसमें आयन हो जाएंगे उपस्थित, किसके, हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो जाएंगे, जिस कारण से क्या होगा, लवण का जलीय विलयन क्या करता है, विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का चालन हो जाता है उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, पिछला हम पढ़ चुके हैं, अब आते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसको आप और भी नाम से जानते हो, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, पानी को शुद्ध करने के लिए यूज करते हैं ना ब्लीचिंग पाउडर, वही है आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोरेट भी कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सामान्य नाम अगर हम जो नॉर्मली पढ़ते हैं क्लासेस में तो वो क्या रहता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का हम यूज करते हैं, ठीक है। वैसे दोनों नाम है इसके, क्या, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। ये किसके नाम है, ब्लीचिंग पाउडर के। आगे बढ़ते हैं। अणु सूत्र क्या है इसका, ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर का अणु सूत्र होता है CaO ठीक है, CaO में वाइट पेन से लिख देता हूँ, CaO, ठीक है। ध्यान रखिए क्या होता है, कैल्शियम
ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। ठीक है, समझ में आ गया, CaOCl2। आगे बढ़ते हैं, बनाने की विधि। तो बनाने की विधि क्या है, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है फॉर्मूला, CaOH का होल ट्वाइज प्लस किसके साथ अभी क्या करेंगे, इसमें क्लोरीन गैस डाल देंगे। ठीक है, क्लोरीन गैस के साथ अभी क्या करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। वेल तो CaOCl2 बनेगा। ठीक है, और बचा क्या आपका, यहाँ बचेगा H2O। ठीक है, ये हो गया। क्या होता है, क्या बुझे हुए चूने की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पे, बुझे चूने की, अच्छा बुझे चूने, ठीक है, बुझा हुआ चूना, बुझे हुए चूने की किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ये क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन से अभी करेंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या कहते हैं इसे, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये क्या है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर है आपका। इसको हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है इसी को। इसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर इंग्लिश में कहते हैं और विरंजक चूर्ण हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, हो गया रासायनिक नाम। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए, बनाने की विधि क्या है, बुझे हुए चूने में क्या करते हैं हम, बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस को मुक्त करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्राप्त होता है और जल बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको हमें समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया, अब आते हैं भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण क्या है इनके, तो भौतिक गुण क्या होते हैं इसका, देखो सबसे पहले यह एक हल्के पीले रंग का क्या है, चूर्ण होता है। ठीक है, यह हल्के पीले रंग का एक क्या होता है, चूर्ण होता है। ठीक है, पाउडर टाइप का होता है। ठीक है, हल्के पीले रंग का, क्या ब्लीचिंग पाउडर कैसा होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, पाउडर होता है। ठीक हो गया, आगे देखो, इसमें क्लोरीन की विशेष गंध आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लोरीन की अलग से स्मेल आती है, विशेष गंध आती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए, जल में घोलने पे क्या होता है, ये दूध या निलंबन देता है। ठीक है, जल में घोलने पे क्या करता है, दूध या निलंबन देता है। इससे क्या होता है, पानी में का रंग क्या होता है, दूधिया कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या, दूधिया निलंबन देता है, पूर्ण रूप से घुलता नहीं है लेकिन क्या करता है, दूधिया हो जाता है पानी जिसकी वजह से। ठीक है, तो ये आपके क्या है, इसके भौतिक गुण। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आगे हैं रासायनिक। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं किसके, ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक गुणधर्म। तो जल के साथ अभिक्रिया या जल के साथ गर्म करने में, तो जल के साथ अभिक्रिया करें तो पहले रासायनिक गुण है तो क्या लिखेंगे, पहले अभिक्रिया करेंगे तो सी, कलर चेंज करते हैं पेन का, AOCl2। ठीक है, CaOCl2 किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, जल के साथ ना, H2O इसके साथ गर्म करेंगे। तो जब गर्म करेंगे तो गर्म को हम डेल्टा से दिखा देते हैं कई बार। ठीक है, तो गर्म के लिए डेल्टा यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी और क्या बचेगा हमारे पास, CaOH का होल ट्वाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बचेगा, CaOH का होल ट्वाइज प्लस क्या, क्लोरीन गैस Cl2। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है। क्या हुआ, जल के साथ जब गर्म किया तो क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की जल से अभिक्रिया करके जल के साथ गर्म किया तो क्या बना, बिना बुझा चूना, जिसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गैस मुक्त हो गई। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, अगर कोई डाउट लग रहा है तो वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिए। ठीक है, और साथ में अगर संतुलित समीकरण नहीं है तो आप क्या करें, रासायनिक समीकरणों को संतुलित जरूर कीजिए। आपको समझ में आ चुका है, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और अगर नहीं आता तो आप हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, हम सभी प्रकार की क्या कहते हैं, सभी क्वेश्चंस को, ये जितने भी समीकरण हैं इनको क्या करेंगे हम अलग से एक वीडियो बना के सॉल्व करके दिखा देंगे आपको। ठीक है, ताकि आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो। वैसे भी जल्दी आपके उसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से रिलेटेड जितने भी समीकरण हैं आपके चैप्टर के, सभी के हम क्या करने वाले हैं, एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, जिनको हम क्या करेंगे, वहाँ पे संतुलित करेंगे, उनको बनाना सीखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है, ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो सीधी सी बात है, अगर इसको गर्म करेंगे, क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे। ठीक है, कैल्शियम करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी सबसे पहले, तो कैल्शियम और क्लोरीन तो जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, CaCl2 प्लस क्या होगा, अब बचा क्या, ऑक्सीजन O, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ऑक्सीजन बचेगा। अब देखो ये समीकरण आपकी संतुलित नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के दो हैं, यहाँ केवल एक है, तो आपको ये क्या करनी है, संतुलित करनी है। ठीक है, तो सिंपल कर दीजिए इसको संतुलित। देखो ऑक्सीजन के दो, यहाँ एक है, तो यहाँ सबसे पहले दो यहाँ करोगे, तब कैल्शियम के दो, कैल्शियम के दो, यहाँ एक है तो यहाँ भी दो करने पड़ेंगे। अब जैसे हमने कैल्शियम के दो करे, तो अब क्या, ऑक्सीजन के दो, ऑक्सीजन के दो बराबर क्लोरीन के चार, क्लोरीन के चार, तो ये हमारी समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो चलिए लिखते हैं भैया, CaO Cl2 किसके साथ करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। ठीक है, तो अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन आ गया, तो क्या होगा, CaCO3 हो जाएगा, CaCO3, CaCO3 प्लस क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस Cl2। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हो गया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी क्या करी, तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी क्या करेंगे, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, इसको हम मार्बल भी कहते हैं। ठीक है, और क्या होगा, क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट उसमें। अब देखो तनु अम्लों के साथ भी क्या करेंगे। ठीक है, तनु अम्लों के साथ, तो तनु अम्लों के साथ भी क्या करेंगे, तो देखो CaO Cl2 प्लस क्या करेंगे, H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4, ये क्या है, तनु है। ठीक है, तनु अम्ल क्या होते हैं आपको जानकारी होगी। तनु अम्ल में क्या होता है, पानी की मात्रा अधिक होती है और जो अम्ल है उसकी मात्रा कम होती है। ठीक है, जितना ज़्यादा पानी की मात्रा जितनी अधिक होगी, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, तनु कहेंगे। पानी की मात्रा अधिक होगी तो क्या होगा, तनु अम्ल होगा, पानी की मात्रा कम होगी, अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल कहेंगे। ठीक है, तो अभी हम तनु अम्ल की बात करें, तो H2SO4 जोड़ा तो क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा एक, तो CaSO4 होगा, CaSO4 प्लस। ठीक है, कैल्शियम क्या करेगा, सल्फेट आयन, अब बचा क्या, क्लोरीन गैस होगी एक, तो क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी, Cl2 क्या गैस है तो एरो लगेंगे, प्लस अब क्या बच रहा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच रहा, तो क्या बन जाएगा हमारा, जल प्राप्त होगा हमें, H2O। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आपको समीकरण देख लीजिए, समीकरण नहीं, ठीक है, कैल्शियम का एक, कैल्शियम का एक, ऑक्सीजन के चार और एक पाँच, ऑक्सीजन के एक और चार पाँच, क्लोरीन के दो, क्लोरीन के दो, हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन के दो, सल्फर का एक, सल्फर का एक, ऑक्सीजन का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये हो गई हमारी अम्लों के साथ अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। इसी प्रकार देखो और कर लेते हैं एक अभिक्रिया, CaO Cl2। ठीक है, प्लस क्या करेंगे, अम्ल क्या लेंगे, HCl ले लेंगे, क्या बनेगा देखो, CaCl2 बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस CaCl2 हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बना HOCl कहेंगे इसको। ठीक है, हाइपोक्लोरस अम्ल कहते हैं इसको, हाइपोक्लोरस अम्ल, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट या परेशानी हो तो वीडियो के बाद रिपीट करके देख लीजिए, वीडियो समझ में आ जाएगी। पढ़ते हैं आगे। साथ में देखो अब क्या होता है, अगर आप हाइपोक्लोरस अम्ल को
वो करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, HOCl है। इसको अगर करेंगे तो ठीक है क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा तो HCl हो जाएगा, प्लस क्या होगा, ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगी। अब इसको समीकरण को संतुलित किया, हाइड्रोजन के दो यहाँ पे दो लगा देंगे और यहाँ पे दो लगा देंगे, तो हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन क्लोरीन के दो, क्लोरीन के दो, ऑक्सीजन के दो, ऑक्सीजन के दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। ये तो अब देखिए क्या हो जाएगा, आगे देखो क्लोरोफॉर्म का बनना। तो क्लोरोफॉर्म भी बनाया जा सकता है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कहाँ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, एसीटोन और अल्कोहल का जली विलीन, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, एसीटोन और अल्कोहल के जली विलीन की उपस्थिति में क्या होता है, क्रिया करके क्या बनाया जाता है, क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, ब्लीचिंग पाउडर, एसीटोन और एथिल, नहीं सॉरी, एसीटोन और अल्कोहल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ चुका है, आगे बढ़ते हैं चलिए। अब देखो उपयोग क्या है, ठीक है। उपयोग क्या है किसके, ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग क्या है, तो सबसे पहले ऊन को सिकुड़ने से बचाने में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऊन को सिकुड़ने से बचाने में क्या किया जाता है, ओम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में भी क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चीनी को सफ़ेद करने में भी क्या, चीनी जो सफ़ेद होती है वो किससे होती है, ब्लीचिंग पाउडर से, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है वहाँ भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो पेयजल को शुद्ध करने में, जो पीने वाला जल है आपका उसको शुद्ध करने में भी क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है, ठीक है। साथ ही सूत, कागज, लकड़ी की लुगदी के लिए भी विरंजक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सूत, कागज और लकड़ी की लुगदी के लिए व्यंजक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत पूछने को बोलते हैं, या तो आपको ब्लीचिंग पाउडर का नाम, रासायनिक नाम, इसका अणु सूत्र और इसके दो भौतिक गुण, दो रासायनिक गुण या दो उपयोग लिखने को दे देता है, ठीक है। ये 3 नंबर तक का क्वेश्चन बनता है, 3 से 4 नंबर तक का, कभी कभी ये 5 नंबर में भी आ जाता है। तो इसको क्या करना है आपने, इस प्रकार से आपको तैयार आपने पूरा कर लेना, ताकि इसमें आ जाए, 1 नंबर में आ जाए, 5 नंबर में आ जाए, 2 या 3 4 किसी में भी आ जाए, आप इजीली क्या कर सको, इससे आसानी से सॉल्व कर सको, ठीक है। इसको उत्तर लिख सको आराम से। तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तैयार करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप वीडियो को अगर 2 बार भी रिपीट करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, कारण ये है कि जब आप ध्यान लगा के इसको वीडियो को देखोगे तो हमने पूरी डिटेल के साथ पूरी वीडियो बोल के समझाई है आपको। तो आपको क्या है, आपका 50 से 80% तो आपको यहाँ वीडियो समझ में आ जाएगा, 20% के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत भी आपको होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। उसमें हमने उपयोग देख लिए इसके, ठीक है। जल्दी जल्दी वीडियो को कंप्लीट करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। और इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें। आगे बढ़ते हैं चलो। अब है धावन सोडा, ठीक है, धावन सोडा, ठीक है। इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट सोडा या सोडियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम क्या है, धावन सोडा, ठीक है। धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है Na2CO3, Na2CO3, ठीक है। ये क्या है, धावन सोडा है आपका, क्लियर हो गया। क्या होता है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, Na2CO3, रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट और इसका फॉर्मूला है Na2CO3, इनटू भी आएगा साथ में, ठीक है, पूरा बोलते हैं इसको, इनटू 10H2O, ये होता है, ठीक है। क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O। 10H2O का मतलब यहाँ पे क्या है, जल के जो अणु हैं वो कितने हैं, 10 अणु हैं यहाँ पे, एक परमाणु में, इसके एक अणु में, किसके, सोडियम कार्बोनेट के, धावन सोडा के एक परमाणु में जल के कितने अणु हैं, 10 अणु हैं एक अणु में, ठीक। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखो बनाने की विधि बहुत इजी है। इसको बनाने की विधि क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा जिसे कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3
प्लस क्या बचा हमारे पास एच और ओ, तो H2O बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ये आपका क्या है, इसको भी हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और इसको अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्योंकि 10 है इसमें हाइड्रोजन का परमाणु। ठीक है, समझ में आ गया। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और जल प्राप्त होता है। ठीक है, धावन सोडा अर्थात वॉशिंग सोडा भी इसे कहते हैं। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण क्या है वॉशिंग सोडा के। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के, क्या है भौतिक गुण। चलिए देखो क्या है, यह एक क्या है, गंधहीन है, सफेद है। ठीक है, और क्रिस्टलीय होता है। ठीक है, यह गंधहीन सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। क्या, बेकिंग वॉशिंग सोडा। ठीक है, धावन सोडा जिसे कहते हैं। ठीक है, क्या है, गंधहीन है, सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है एक तो। क्लियर हो गया। इसके अणु, इसके एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं, 10 होते हैं। ये मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। इसके एक अणु में क्या जल के कितने अणु होते हैं, 10 अणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका है। आगे देखो, यह क्या जल क्या करता है, पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा प्रदान करता है। कौन, धावन सोडा। ठीक है, धावन सोडा जलीय विलयन, जल में विलय होकर क्या करता है, पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता है। ठीक हो गया, पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। इसे शुष्क वायु में रखने पर जल के अणु निकल जाते हैं। इसे शुष्क वायु में रखने पर जल के अणु निकल जाते हैं। ठीक है, इसे शुष्क वायु में रखने पर क्या होता है, जल के अणु निकल जाते हैं। तो जब हम इसको खुला छोड़ देते हैं शुष्क वायु में तो क्या होगा, जल के अणु निकल जाएंगे, सिर्फ चूर्ण प्राप्त होगा। और इसे गर्म करने पे क्या होता है, निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा, इससे जो 10 अणु जल के हैं वो क्या होता है, निकल जाते हैं कि बाकी क्या बचता है नीचे, हमारे पास सिर्फ सोडियम कार्बोनेट बच जाता है। ठीक हो गया, ये आपको हमें उम्मीद है समझ में आ चुका है। अगर कोई डाउट लग रहा है, कोई परेशानी है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म थोड़ी देर, चलो अब देखो रासायनिक गुणधर्म जल, जल के साथ गर्म करने पर। ठीक है, जल के साथ गर्म करने पे क्या होता है, देखते हैं। जल के साथ गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट की जल के साथ अभिक्रिया, तो सोडियम, एक मिनट पेन चेंज नहीं किया था। हाँ, सोडियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, प्लस क्या होगा, जल होगा H2O। तो क्या बनेगा, देखिए सोडियम कार्बोनेट की जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो NaOH बनेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रो कास्टिक सोडा बनेगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं। प्लस क्या बचा अब हमारे पास, H2 बचा, H बचेगा और CO, तो HC के साथ बन जाएगा तो क्या बनेगा, HCO3, H2CO3, इसको कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, ये क्या है, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। H2CO3 क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कास्टिक सोडा लिख दे रहा हूँ। कास्टिक सोडा। ठीक, ठीक हो गया। अब देखिए जल के साथ
हमने समीकरण ऊपर लिख दिया, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो जब जल के साथ गर्म किया तो हमें ये प्राप्त हुआ, समझ में आ चुका है आपको क्या? क्या जल के साथ गर्म करेंगे तो क्या सोडियम कार्बोनेट की जल के साथ भी क्या करी तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा बनेगा और कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है ऊष्मा का प्रभाव। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले हमने, जब गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे जो होगा जल के अणु क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। तो क्या होता है, पेन लेते हैं, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो क्या होगा, गर्म करने पर, गर्म के लिए मैं डेल्टा का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो नीचे त्रिभुज जैसा दिख रहा है इसको डेल्टा बोला जाता है, ठीक है। तो मतलब गर्म किया जा रहा है। तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट रहेगा एक तो, और जो जल के अणु है वो क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो कितना है, 10 हाइड्रोजन के अणु है तो 10H2O बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सीधे 10 ही कर दो, सीधे संतुलित हो जाएगी आपकी 10H2O, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो सोडियम कार्बोनेट की करो, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे क्या होगा, जल भी साथ में होगा, सॉरी, प्लस क्या होगा, H2O लेंगे, H2। अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 बनेगा, क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट की, कार्बन डाइऑक्साइड के, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहते हैं इसे, NaH, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 बनेगा, ठीक हो गया। ये है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक हो गया। इसी को क्या कहते हैं, खाने का, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब है अम्लों के साथ अभिक्रिया, ठीक है, किसकी, सोडियम कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है हमारा, Na2CO3 लिख दीजिए, Na2, हम ले लेंगे, क्या ले लें, HCl ले लेते हैं, क्या बनेगा, NaCl प्लस, क्या बचा है, NaCl है तो क्या हो जाएगा, CO2 बन जाएगी एक, प्लस H2O बना दोगे आप। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या है, ये यहाँ जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के क्या बनता है, जल बनता है, और बचा क्या, कार्बन, तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, समीकरण हो जाएगी एक, ठीक है। संतुलित आप खुद स्वयं कर लीजिए, इसको आता है आपको, कोई डाउट लगे तो कमेंट कर लीजिएगा। Na2CO3 की फिर से करते हैं, किसके साथ करेंगे, H2SO4 के साथ करेंगे, H2SO4, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, Na2SO4 बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बनेगा, Na2SO4 प्लस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या प्राप्त होगा हमें, जल प्राप्त होगा, ठीक है। समझ में आ चुका है यहाँ तक। इसके बाद बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया कर देते हैं, ठीक है। बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करें तो क्या बनता है, देखो, तो Na2CO3 प्लस क्या, बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का, ठीक है, CaOH का होल टू एच, क्या बनेगा, देखो, सोडियम क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोक्साइड आयन से जुड़ जाएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। प्लस और क्या बचा हमारे पास,
हमें पास कैल्शियम बचा और कार्बोनेट आयन बचा, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा CaCO3। ठीक हो गया। इसको संतुलित कर लिया। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, अवक्षेप बनता है। ठीक हो गया। तो यह है सोडियम कार्बोनेट की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पे क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या होगा, Na2CO3 प्लस क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, SO2। क्या बनेगा देखो, सोडियम सल्फेट बनेगा यहाँ पे। तो नहीं सॉरी, Na2SO3, Na2SO3, सोडियम सल्फाइड कहेंगे इसको। ठीक है, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, बचा कुछ है, कार्बन बचा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन, तो CO2 बन जाएगी। CO2 गैस है तो एरो लगा देंगे ऊपर को। ठीक है, सोडियम सल्फाइड बन जाएगा। अब देखो सोडियम सल्फाइड को अगर वो करेंगे तो क्या होगा, देखो Na2SO3। ठीक है, Na2SO3 क्या करेंगे, इसमें फिर से सल्फर की अभिक्रिया करेंगे जलीय विलयन में, इसके जलीय विलयन में H2O डालेंगे, प्लस क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड भेजेंगे इसमें। ठीक है, प्रवाहित करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन आयन क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, NaHSO3, NaHSO3 बन जाएगा। संतुलित कर लेते हैं इसको, देखो सोडियम के दो, तो यहाँ सोडियम के दो कर दीजिए, दो करेंगे तो क्या होगा, देखो सोडियम के दो करा तो यहाँ दो हो जाएगा, यहाँ दो है, सल्फर का एक, सल्फर ऑक्सीजन के तीन, चार और दो छः, तीन दूनी छः, हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन के दो, सल्फर का एक, सल्फर के दो, सल्फर का एक और एक दो। ठीक हो गया, समझ में आ चुका होगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, समीकरण को संतुलित कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हैं उपयोग। ठीक है, उपयोग, उपयोग है प्रयोगशाला में किसके रूप में किया जाता है, अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, इसका प्रयोग क्या किया जाता है, अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। किसका, आपका सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट किस क्या कहते हैं इसे, धावन सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, दूसरा कठोर जल को क्या, मृदु करने में, कठोर जल को मृदु करने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा कांच, कागज और साबुन उद्योग में भी क्या होता है इसका। उसके अलावा पेट्रोलियम शोधन में और धातुओं के निष्कर्षण में भी किसका प्रयोग किया जाता है, आपके धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट का। साथ ही बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में क्या होता है, बेकिंग पाउडर, कास्टिक सोडा और पेंट बनाने में भी क्या किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे उपयोग हो गए। तो आज की वीडियो इतनी ही काफ़ी है, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के पार्ट को करेंगे और वो हमारी लास्ट वीडियो होगी। अगली वीडियो जो होगी हमारी, जहाँ तक है इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, जितने भी हमारे डेफिनेशन हैं वो क्लियर हो जाएंगे हमारे वहाँ पर। ठीक है, जितने भी आपके कुछ इससे रिलेटेड वो टॉपिक हैं, सारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम क्या कर रहे हैं, कवर कर चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और इम्पोर्टेंट नोट्स, जितने भी नोट्स हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप और उसमें ग्रुप में और आपके टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको क्या होंगे, इसके नोट्स भी आपको क्या होंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरीके से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।